गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हमारा आज का पहला टॉपिक है किसान दिवस। ठीक है, तो किसान दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 23 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, तो क्योंकि वो फार्म लीडर थे बहुत बड़े, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम कमेमोरेट करते हैं ईच ईयर, और उसको हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, तो 1979 से 1980 के बीच में उन्होंने ब्रीफली सर्व किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप इसमें से देख लेना। इट्स नॉट कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको पढ़ने में कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है। सो आज हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सिर्फ एक, अगर जिन टॉपिक्स पे अगर आपको मुझे लगता है कि कुछ तकलीफ़ नहीं होगी समझने में, तो मैं उसका सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, तो चलो इस ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, केन डिस्प्यूट। अब ये केन डिस्प्यूट जो है हमारा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि जो हमारे जो केन एनर्जी है, जो कंपनी यूके बेस्ड है, वो इंडियन गवर्नमेंट को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गई थी द हेग में। बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट यूपीए एरा के टाइम पे, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी। तो उन्होंने क्या किया था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दी थी केन एनर्जी के ऊपर। उनके कुछ डिस्प्यूट हुआ था कि केन एनर्जी ने अपनी इंडियन सब्सिडरी के जो शेयर्स वो ट्रांसफ़र किए थे, तो उनके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स लगा दिया था रूल को बैक डेट से अमेंड करके। ठीक है, तो जब वो हमारे जो प्रणब मुखर्जी थे जो, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वोडाफोन के साथ भी ऐसा किया था और केन एनर्जी के साथ भी ऐसा किया था। और जो है, तब तब ये कहा जाता था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टैक्स टेररिज्म कर रही है, मतलब कि पैसा कमाने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे क्या किया था कि 2009 में राहुल गांधी जी के कहने पर जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट है उनको फार्मर्स के लोन माफ़ करने पड़े थे, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के। तो जो गवर्नमेंट है वो जो है एक तरह से पैरालाइज हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं था चलाने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है उस टाइम पर कि टैक्स टेररिज्म के जो है टेक्निक्स, उस पर गवर्नमेंट को आना पड़ा था। और गवर्नमेंट ने जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करके बैठी थी, जैसे केन एनर्जी और जो वोडाफोन, इनको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके टैक्स में इनसे पैसे लेने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये केन एनर्जी और वोडाफोन जो है, ये दोनों ने फिर केस कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, और फिर ये दोनों ही कंपनीज जो हैं वो अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जीत गई हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो उस टाइम की जो हमारी मिस्टेक्स थी, मनमोहन सिंह जी के टाइम की जो मिस्टेक्स थी, वो करंट गवर्नमेंट को अब पे करनी पड़ रही हैं इंडियन गवर्नमेंट को। जैसे अब 8,000 करोड़ रुपए डैमेजेस पे करने पड़ेंगे केन इंडिया को, आई मीन केन एनर्जी को, यूके बेस्ड कंपनी है। सिमिलर सा ही डैमेज हमें ये वोडाफोन को भी पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको ये ना भी पता हो कि केन डिस्प्यूट क्या था तो भी कोई बात नहीं, आपको यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वैसे भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेइज्जती हुई है एक तरह से। तो यूपीएससी विल नॉट आस्क यू अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट, बट येस, द टॉपिक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बिकम्स important because it is in न्यूज़ नाउ। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? तो इसको हम दो वर्ड्स को अलग अलग अगर हम कर दें, तो रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? बैक डेट से कोई चेंज लेके आना। ठीक है, टैक्सेशन आपको पता ही है। तो अगर कोई गवर्नमेंट जब लॉ लॉ पास किया है, समझ लो 2020 में कोई टैक्स का लॉ पास किया है कि हम साइकिल के ऊपर, समझ लो एग्जांपल लेते हैं, साइकिल के ऊपर हम 10% टैक्स लगाते हैं। जो आज 1 जनवरी 2021 से जो भी साइकिल लेगा उसके ऊपर हम 10% टैक्स लगाते हैं। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी से छोड़कर अगर हम ये कहें कि 1 जनवरी 2021 से छोड़कर अगर हम ये कहें कि 1 जनवरी 1991 से जिसने भी साइकिल ली है उन सब पे 10% टैक्स लगेगा। तो क्या वो फेयर है? इन सम केसेस इट मे बी फेयर, अगर उनको, गवर्नमेंट को लगता है कि पहले लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया, या फिर पहले टैक्स जो है वो अगर लगाया भी था तो उसमें कुछ जो जिन्होंने साइकिल खरीदी थी उन्होंने उसमें से कुछ लूप होल्स देखकर टैक्स को नहीं पे किया, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। बट ये एक बहुत ही रेयर इंस्टेंस में यूज़ करना चाहिए, जब सच में ही कोई ऐसा बहुत बड़ा लूप होल हो जिसका
जो है अनफेयर एडवांटेज ली गई हो, ठीक है। लेकिन हर चीज़ में हर अपनी सिर्फ रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स को पूरा करने के लिए अगर गवर्नमेंट्स जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा रही हैं तो वो गलत है। उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है और कंट्री में इन्वेस्टर के का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये टैक्स टेररिज्म का ही एक टेक्निक होती है एक तरह से कि टैक्स गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू को पूरा करने के लिए जो है पुराना उनसे टैक्स मांगना शुरू कर देती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कोई पुरानी गलती रह गई थी टैक्स के लॉ में, जिस लूप होल का फ़ायदा लेकर कंपनीज़ ने पिछले कई सालों से जो है टैक्स को बचाया है, तब गवर्नमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाती है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कैसे लाया जाता है? वो जो एग्जिस्टिंग लूप होल्स हैं उनको प्लग करके ये बोलती है कि ये जो एग्जिस्टिंग जो ये लूप होल्स थे ये आज से ही लागू नहीं हो रहे हैं, ये लूप होल्स जब से चले आ रहे हैं तब से हम उसको लागू कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जितना भी पुराना बैकडेट का भी जो आपका जो बनना था, जो जितना टैक्स बनना था वो भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना इसको, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए इस डिस्प्यूट को भी देख लेना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। और या आर्बिट्रेशन कोर्ट ने क्या बोला ये भी देख लेना थोड़ा सा। अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। 2018 की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आई होगी। तो इसमें क्या देखा गया है कि इंडिया में जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हुई है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे लेपर्ड हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में, ठीक है। तो पहले जब लास्ट टाइम 2014 में हमने ये जो सर्वे किया था तो 7910 पॉपुलेशन होती थी और अब 12,852 पॉपुलेशन हो गई है लेपर्ड्स की। तो एक तरह से 60% इंक्रीज़ है इनकी पॉपुलेशन में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। और अभी जो हमने लेपर्ड्स की जो असेसमेंट की है, जो स्टडी की है, वो सिर्फ 2600 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड तक की है। बट यस, आपको इससे ऊपर भी लेपर्ड मिलेंगे, आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे और इवन नॉर्मल जो लेपर्ड है हमारे वो भी इससे ऊपर मिल सकते हैं। बट यस, सिर्फ 2600 मीटर्स तक के ऑल्टीट्यूड में हमने इंडिया में जहाँ जहाँ तक हो रहा था वहाँ पर ये सर्वे किया है। तो हमें जो है बहुत जो हाइट पर रीजन्स हैं वहाँ पर हमने जो अगर कोई लेपर्ड थे तो हमने उसको स्टडी में अकाउंट नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स ये 12,852 जो फिगर है ये इससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि वो ऊपर भी रहते होंगे और हाई ऑल्टीट्यूड पे भी रहते होंगे लेपर्ड्स, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है इसमें कि कहाँ कहाँ पर है। वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज, ड्राई फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ ईस्टर्न हिमालय में भी हैं। तो लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो सहारन, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया माइनर, साउथ ईस्ट एशिया और अमूर वैली ऑफ रशियन फार ईस्ट। तो अब आप ये देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में जो लेपर्ड्स हैं वो पाए जा रहे हैं, गर्म से गर्म एरिया में भी और सर्द से सर्द एरिया में भी। तो एक रेन फॉरेस्ट में से लेकर ट्रॉपिक्स से लेकर डेजर्ट और टेम्परेट रीजन, हर जगह जो है ये लेपर्ड्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया में जो है जो लेपर्ड की स्पीशीज़ है जिनको हम पैंथेरा पार्डस बोलते हैं, वो है सारे फॉरेस्ट हैबिटेट्स में। सिर्फ एरिड डेजर्ट्स जो हमारे राजस्थान में डेजर्ट है वहाँ पर जो है ये लेपर्ड की पॉपुलेशन नहीं है। और जो टिम्बर लाइन ऑफ हिमालयाज़ है, मतलब जो बहुत हाइट का एरिया जहाँ पर स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो होते हैं, या बहुत हाइट पर तो स्नो लेपर्ड भी नहीं होते, तो उस एरिया में भी लेपर्ड की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। और ये इनकी पॉपुलेशन जो है IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब लीजन ऑफ मेरिट देखते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है। और जापानीज़ प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी लीजन ऑफ मेरिट जो है वो अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस अवार्ड को 1942 में US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इंस्टीट्यूट किया था, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था। और जनरली ये अवार्ड US आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं या फिर दूसरी कंट्री में भी जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। और कभी कभी जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं उनको कभी कभी मिलता होता है, ठीक है। तो इंडिया में आज तक किसको मिला है? इंडिया में जो हमारे फर्स्ट जो इंडियन फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी थे, जो हमारे आर्मी चीफ थे,
उनको के.एम. करियप्पा जी को ये मिला था। उसके बाद जो है वो अब ये अवार्ड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। अभी जो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया है जो फर्स्ट फेज़ का, उसमें देखा गया है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में बढ़ा है, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। उसमें क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ इंडिया जो है वो एक तरह से मूव हो रहा है। तो ये एक साइंस है, अच्छे साइंस है हमारे लिए, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन और लेस है। मतलब क्या हुआ कि 14 जो हमारी 17 स्टेट्स जहाँ जहाँ पर ये सर्वे किया गया उसमें से 14 स्टेट्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट लेवल की हम फर्टिलिटी अटेन कर चुके हैं। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है कि समझ लो अगर 2 बूढ़े लोग मर रहे हैं तो 2 बच्चे जन्म रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि 100 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें से अगर 2 लोगों की डेथ हो गई तो 2 बच्चों का जन्म हो गया। तो मतलब हम 100 के 100 ही रहे, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट नियर टू दैट हम आ चुके हैं कि हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी पे जा चुके हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ नहीं होगी। तो हम एक अच्छा सिग्नल है हमारे लिए ये। और NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 4 था, उसमें देखा गया था कि डिक्लाइन हो रहा था मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का। लेकिन जो NFHS जो हमारा 5 है, 5th सर्वे है, उसमें देखा गया कि 12 में से 11 स्टेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है जो कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स का जो यूज़ है वो उसका इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग जो हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी देख लेते हैं। जब ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है तो हम देख लेते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारी साल 2000 में फार साइटेड पॉलिसी जो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लॉन्च की थी। तो उसमें क्या था कि वॉलंटरी और जो था इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड कंसेंट ऑफ सिटीजन्स पर वो डिपेंडेंट थी वो पॉलिसी। उसमें किसी को भी फोर्स नहीं किया जा रहा था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, बट हाँ अवेयरनेस कैंपेन्स और टारगेट नहीं था उसके अंदर। अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को ये एक तरह से जागरूक किया जा रहा था कि फैमिली को छोटा रखा जाए और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ हम और कंट्रोल वर्ड को नहीं यूज़ किया गया था उसमें। सिर्फ 3 बार उस पूरी पॉलिसी में कंट्रोल वर्ड का यूज़ किया गया था। सपोर्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था कि हम गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस करके रिप्रोडक्टिव जो है जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स को का जो है प्रचार करके और जो है टेक्निक्स को और जो मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको उपलब्ध करा के लोगों को सपोर्ट करेगी ताकि वो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ मूव करें, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उनके बच्चे कितने होंगे। तो जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर देखा गया है कि चाइल्ड सर्वाइवल एक तो लो होता है क्योंकि उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब होते हैं, तो उसमें चाइल्ड सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सन की प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा रहती है। तो उनके अंदर आपको पता ही है कि आपने सुना होगा ये कि उनके अंदर एक अप्रोच होती है कई पुअर फैमिलीज़ में कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले हाथ होंगे। तो वो एक अप्रोच जो है वो जो पुरानी अप्रोच है वो अब कई बार अभी तक चली आ रही है, ठीक है। जो विमेन जो गरीब हैं, जो लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल में हैं, वो विमेन इन हाईएस्ट वेल्थ क्विंटाइल से 1.6 जो है वो मोर चिल्ड्रन पैदा कर रही हैं। तो मतलब कि जो पुअर विमेन हैं दे आर रिप्रोड्यूसिंग मोर देन हाई वेल्थ विमेन, ठीक है। और फिर द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो पर वुमेन डिक्लाइन हो जाते हैं। अगर विमेन की जो स्कूलिंग है जितनी जितनी बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से जो उनके जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है पर वुमेन वो भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि स्कूल और लेवल ऑफ़ एजुकेशन और हेल्थ पर डिपेंड करता है पेरेंट्स की कि जो है वो आगे उनके बच्चे कितने होंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हमको सपोर्ट पर ध्यान देना है, कंट्रोल पर नहीं। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फोर्स कर रहे हो पॉपुलेशन कंट्रोल टेक्निक्स को, आप फोर्स कर रहे हो पॉपुलेशन के ऊपर, जो कि डेमोक्रेसी में सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है कि लोग अपने आप आगे आकर इस पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जो है वो मूव करें और पॉपुलेशन जो है
स्टेबलाइज़ करें इंडिया में, ठीक है। हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की जैसे है, उसको अडॉप्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स अ पॉपुलेशन स्टेबिलिटी जो है फ़ेज़, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो जो है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अब स्टेबलाइज़ हो रही है। तो हमको उसमें अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर एक फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर बनाया है, ताकि जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हमारा बर्ड है, ये जब उड़ता है तो ये सबसे ज़्यादा इनको थ्रेट किससे होता है कि ये जो हमारी पावर लाइंस जा रही होती हैं उससे टकरा कर ये बहुत ज़्यादा मरने लग जाते थे, मतलब बहुत मरते थे। ऑलमोस्ट 15% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो जो है इस पावर सप्लाई लाइंस की वजह से मर जाती थी। तो हमने क्या किया है कि एक तरह से फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगा दिए हैं। वो क्या कैसा काम कर रहे हैं, वो एक तरह से रिफ्लेक्टर का काम कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि बर्ड्स को वो लगेगा डिस्टेंस 50 मीटर दूर दूर से उनको वो जो है एक तरह से लाइट दिखने लगेगी, रिफ्लेक्टर दिखने लगेंगे, और वो अपना जो पाथ है वो बदल लेंगे और पावर लाइन से टकराएंगे नहीं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख लेते हैं हम। वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ही कम पॉपुलेशन रह गई है उनकी। जैसे आपको पता है कि सिर्फ 150 बर्ड्स लेफ्ट इन द वाइल्ड हैं, सिर्फ 150 रह गए हैं वो बर्ड्स। तो ऑलमोस्ट उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने के कगार पर है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी आप देख लो, 1895 में फाउंड की गई थी, और 1988 से ये ग्लोबल मिशन लेकर चल रही है। और ये एक तरह से इनका विजन है कि वाइल्ड लाइफ वुड थ्राइव इन हेल्दी लैंड्स एंड सीज एंड ऑल दैट, मतलब एक तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ इनका ध्यान है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। तो यूएस ने तिब्बत पॉलिसी और सपोर्ट एक्ट जो है वो पास किया है अभी रिसेंटली। उसके अंदर ओपनिंग ऑफ यूएस कॉन्सुलेट इन ल्हासा की बात कर रहे हैं। ल्हासा क्या है? तिब्बत की कैपिटल। तिब्बत इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, मतलब ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, और उस तिब्बत जो है उसकी जो कैपिटल है वो है ल्हासा। तो ल्हासा में कॉन्सुलेट खोलने की बात कर रहे हैं यूएस जो है। और यूएस जो है वो दलाई लामा को कह रहे हैं कि जो भी दलाई लामा अपना सक्सेसर चूज़ करेंगे, यूएस उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस एक्ट में कहा जा रहा है कि दलाई लामा की जो विशेज़ हैं उसको पूरा किया जाए, और कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो चाइना की जो अगर इंटरफेरेंस होगी इन सक्सेशन ऑफ दलाई लामा, तो उसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको वो इस इंटरफेरेंस को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा यूएस, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव फॉर इंडिया, रादर फॉर एवरी अदर कंट्री, बिकॉज तिब्बत की पॉलिसी के ऊपर एक तरह से बहुत ही क्लियर तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो लास्ट मंथ है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर तरीके से एक पाथ दिखाकर जा रही है नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। सो माइंडेड की जो यूएस के प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने एक तरह से टेक्टोनिक शिफ्ट लेके आए हैं वो यूएस की पॉलिसी में, जब जिस पॉलिसी के अंडर उन्होंने रशिया से अपनी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो चाइना की तरफ मूव कर दिया है। वरना पुराने जितने भी प्रेसिडेंट थे वो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का केस है कि इंडिया की प्री ऑक्यूपेशन चाइना के साथ रहती है, आई मीन इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया की जो प्री ऑक्यूपेशन है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहती है पॉपुलेशन की। वैसा ही सिमिलर सा जो है यूएस में है कि यूएस को हमेशा रशिया ही थ्रेट दिखता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपनी एक्शन से, अपने कैंपेन से ये दिखाया है कि द रियल थ्रेट इज़ चाइना एंड रशिया इज़ नॉट अ रियल थ्रेट एनीमोर। तो ये एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है और एक बहुत रियलिस्टिक शिफ्ट है। तो आगे की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशंस आएंगी, जितने भी प्रेसिडेंट्स आएंगे, उन सब के लिए एक वे फॉरवर्ड, एक पाथ छोड़ कर जा रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यू मे क्रिटिसाइज हिम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट दिस पॉलिसी ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन वेरी फेवरेबल फॉर इंडिया एंड दिस इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो है दलाई लामा का सपोर्ट किया जा रहा है, और आपको बताया कि यूएस कॉन्सुलेट खोलने की बात कर रहे हैं। तो जो चाइना है चाइना ने इस पॉलिसी को, इस एक्ट को रिजेक्ट किया है, अपोज किया है। लेकिन जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, अब तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कौन सी है? जो तिब्बत में गवर्नमेंट होती थी फिर 1912 से लेके 1949 तक जो है, 1950 के आसपास तक जो थी ये तिब्बतन गवर्नमेंट ही होती थी। लेकिन 1951 में
जो पीपल्स रिपब्लिक जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना थी, उन्होंने इन्वेड कर दिया था तिब्बत को और उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो जो उस गवर्नमेंट को, जो तिब्बतन गवर्नमेंट जो थी, उसको हटाकर चाइना ने उस गवर्नमेंट को हटा दिया था, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट के जो एक तरह से जो रिलीजियस लीडर थे वो हमारे दलाई लामा जी थे, लेकिन उनको हटाकर जो है तिब्बत में अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी थी चाइना ने। तो फिर वो लिबरेशन मूवमेंट वहाँ पर चली 1959 में, तिब्बतन अपराइजिंग हुई और 14th जो हमारे दलाई लामा जी हैं, उनको वो तिब्बत से भागकर इंडिया में आना पड़ा, उनको फ्ली होना पड़ा वहाँ से, और इंडिया में उनको शरण दी गई रिलीजियस पर्पस के लिए, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर हैं। ऑफ कोर्स आप ये याद रखो, उनको पॉलिटिकल जो है असाइलम नहीं मिला है इंडिया में, उनको रिलीजियस असाइलम मिला है। हमने उनका पॉलिटिकल यूज़ कोई नहीं किया है कभी भी, हम उनको एक रिलीजियस लीडर मानते हैं, इसलिए हमने उनको इंडिया में शरण दी हुई है, ठीक है। अब जो 14th दलाई लामा जो हमारे अभी धर्मशाला में रहते हैं, जो तिब्बतन गवर्नमेंट एग्ज़ाइल हैं, उसके अभी भी वो हेड हैं। तो उनके जो तिब्बतन गवर्नमेंट एंड एग्ज़ाइल है, वो कोई, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई किसी और कंट्री में रहते हैं। उनका नाम है जैसे जो लॉब्सांग सांगे, जो उनके अभी लीडर हैं तिब्बतन गवर्नमेंट एंड एग्ज़ाइल के। उन्होंने इस एक्ट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और कहा है कि इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी ऑफ यूएस, एंड यूएस हैज़ बीन वेरी क्लियर विद दिस पॉलिसी, एंड इट इज़ सेंडिंग राइट मैसेज टू चाइना दैट such interference in the matters of Tibet will not be accepted anymore, ठीक है। तो तिब्बतन अपराइजिंग देख लिया आपने, तिब्बत के बारे में अब देख लो कि तिब्बतन प्लेटू जो एशिया का में है, वहाँ पर तिब्बत एग्जिस्ट करता है, जो सबसे हाईएस्ट रीजन है अर्थ का ये। और तिब्बत को चाइना क्या कहता है, जीजैंग, ठीक है। वो उसको तिब्बत नहीं मानता, वो कहता है कि ये जीजैंग है, चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। चलो एनीवेज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, इसमें थोड़े से चेंजेस लेके आए हैं जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% जो है अपना शेयर जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी इस स्कीम में, और जो बाकी का जो है शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें डालेंगी। और इसका उन्होंने मोटिव क्या है इस स्कीम का, कि जो क्लास 11th के बाद से जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, उनको उनकी पढ़ाई का जो ध्यान रखा जाएगा, उनकी जितनी भी एजुकेशन की कॉस्ट है उसका ध्यान रखा जाएगा, और उसकी जो है ये क्यों किया जा रहा है, ताकि उनकी एनरोलिंग जो है, जो पुअरेस्ट स्टूडेंट्स हैं इस पूरे कम्युनिटी में, उनको एनरोल करवाया जा सके हायर एजुकेशन में, उनकी पेमेंट्स का ध्यान रखा जा सके, और इस पूरी स्कीम की अकाउंटेबिलिटी को रखने के लिए पूरी गाइडलाइंस एक तरह से ये जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, इसको आप ऐसे ही देख लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स। अब ये टॉपिक भी ऐसा ही है, इट्स जस्ट आपको एक ओवरव्यू, एक ग्लांस इसको देना होगा। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से डिविजन्स जो हैं वो जो है उनको मर्ज करके और किस डिवीजन में डाला गया। तो फिल्म्स डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, और को इन सब को मर्ज करके नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर मर्ज कर दिया गया है। अब ये सारे जो हैं, ये चारों के चारों इसको मर्ज करके नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में डाल दिया गया है, ठीक है। अब इससे सिग्निफिकेंस क्या है कि इन सब को जो है इन सब के रिसोर्सेज कन्वर्ज हो जाएंगे, ताकि बेटर जो है कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से हो सके, बैलेंस्ड और फोकस्ड डेवलपमेंट हो सकेगी इंडियन सिनेमा की हर तरह से, किसी भी हर तरह की फिल्म्स, कंटेंट फॉर OTT प्लेटफॉर्म, जितना भी, अब ये सब पहले अलग अलग तरह से रेगुलेशन होती थी, लेकिन अब जो है वो इन सबको मर्ज कर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में देख लेना है, अबाउट फिल्म जो जो यूनिट्स को मर्ज किया जा रहा है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। स्टेट लेवल के एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, बट नॉट फॉर, ऑफ कोर्स नॉट फॉर UPSC, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC। तो NFDC देख लेना थोड़ा सा, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक तरह से PSU है, और 1975 में इसको फाइंड किया गया था, एक तरह से इनकॉपरेट किया गया था। इसका टास्क क्या है, प्लानिंग एंड प्रमोटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और इसका एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस PSU को बनाया गया था, ठीक है। तो इसी के अंदर अब ये है, जो बाकी के चार जो हमारे यूनिट्स हैं उन सबको मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो बिफोर वी एंड दिस सेशन, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिन तक, प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक,
तब तक ये क्लासेस अब नहीं हो पाएंगी, प्रीलिम्स बूस्टर की क्लासेस। प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 30th या फिर 31st दिसंबर से हम जो है अपनी क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। डोंट वरी, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। जितना ये गैप पीरियड आ रहा है, इन सब में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उन सबको हम धीरे 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 डेली कवर कर लेंगे अपने आगे आने वाले दिनों में भी। आपको ये मैसेज भी टेलीग्राम ग्रुप में अभी डाल दिया जाएगा, और ये पीडीएफ्स भी आपको जो है वो हम दे नहीं पाएंगे फॉर जस्ट 1 वीक। तो हम चाहते हैं कि आप इस नेक्स्ट वीक में अपने जितनी भी पुराने मंथली समरीज़ हैं, वीकली समरीज़ हैं, उन सबको रिवाइज़ कर सकते हो, और अपने खासकर एमसीक्यूज़ जितने हैं उन सबको आप रिवाइज़ कर सकते हो। ताकि उससे क्या होगा कि आपके जितने ये टॉपिक्स हैं वो रिवाइज़ होते रहेंगे। और दैट्स इट, we'll meet next week, probably by Wednesday or Thursday. We'll meet on YouTube, and we'll share PDF also. We'll resume our classes from next week. Until then, goodbye and take care.